ज्वाइन ही ना हो रहा वो तो आई ही ना रही। हेलो हेलो जितेंद्र जी, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। मेरी वीडियो विजिबल है? हाँ सर। जितेंद्र जी, आप मुझे होस्ट बनाइए, मुझे कुछ एक डॉक्यूमेंट एक्चुअली शेयर करना है, सो ओके, प्लीज अलाउ मी टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट। हो गया सर। नौशाद, आपका माइक ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए।
जितेंद्र जी, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, क्या मैं उनको सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। ओके, क्या स्क्रीन पे आपके कुछ विजिबल है जितेंद्र जी? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग एलएसडब्ल्यू के बारे में जानेंगे। एलएसडब्ल्यू एज इन द सेंस कि ये क्यों एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे सक्सेस रेट रहे थ्रू आउट दिस 3 ईयर और 4 ईयर, कैसा सक्सेस रहा है एलएसडब्ल्यू में जिन्होंने भी इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है, और किस किस पोर्शन से कौन कौन से सब टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं थ्रू आउट 45 मिनट मैं पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। यदि स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट आएंगे तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपने डाउट या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू दिस एलएसडब्ल्यू, रिलेटेड टू दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एलएसडब्ल्यू, कब कोर्स लॉन्च होगा, कब कैसे होगा, आप पूछ सकते हैं। कितने लोग एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं बीपीएससी के लिए? कितने लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया बीपीएससी के लिए? किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट सीडीपीओ के लिए भी है? ओके, एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जी एलएसडब्ल्यू का पूरा नाम है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिसको हिंदी में श्रम और समाज कल्याण भी कहते हैं। यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको बीपीएससी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो सीडीपीओ होता है एग्जाम, उसमें भी मेंस में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आता है। ओके, सो थ्रू आउट हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि एलएसडब्ल्यू का सिलेबस क्या है, एलएसडब्ल्यू का सक्सेस रेट क्या है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक ऑथर भी हूं। मैंने अपनी बीबीए एलएलबी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। फिर मैंने एलएलएम कंप्लीट किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। अभी मैं पीएचडी परसू कर रहा हूं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है वो ये है कि एलएसडब्ल्यू को ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग क्यों लें? आखिर एलएसडब्ल्यू में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हम लोग एलएसडब्ल्यू को ऑप्शनल सब्जेक्ट लें? सो सबसे पहला मैं पॉइंट बोलूंगा, एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप एलएसडब्ल्यू को पूरे 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग योर रिव्यू ऑफ द टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। बट जहां तक दूसरे सब्जेक्ट की बात लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, भूगोल है, हिस्ट्री है, वहां पे जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है। बट एलएसडब्ल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में दिन प्रतिदिन आप उसके बारे में सुनते भी हैं, आप उसके बारे में न्यूज में भी देखते हैं। सो कुछ ना कुछ हर स्टूडेंट को, या तो हिस्ट्री से बिलोंग करता हो, या उसका यूजी या पीजी ज्योग्राफी से हो, या उसके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या वो लॉ बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्टूडेंट को ये एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत ही इजी। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि जो क्वेश्चंस आते हैं एलएसडब्ल्यू वो जनरली डायरेक्ट आते हैं। जनरली कई बार आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होता है, वो थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बट एलएसडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन का आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में या सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू। ओके, यदि हम लोग पूरे एलएसडब्ल्यू को यदि देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यदि हम लोग उसको देखेंगे तो ये बात देखेंगे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप 60 सेकंड का यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो,
तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली 65th बीपीएससी में आए। तो यदि आप एलएसडब्ल्यू को पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और 20 से 25% क्वेश्चन रिपीटेटिव इन नेचर होता है। सो ये आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम इजी बना देता है, आपके लिए बहुत ही सरल बना देता है। चौथी बात ये कि जो सब्जेक्ट मैटर है एलएसडब्ल्यू का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का, वो आपको इंडियन सोसाइटी को समझने में भी हेल्प करता है। आप कल हो के एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। यदि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो आपको समाज के बारे में पता होना चाहिए, आपको समाज के बारे में जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए, और इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे कि समाज में चिल्ड्रन है, विमेन है, ओबीसीज है, एससी एसटी है, या कोई भी है जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार ने कौन कौन से लेजिस्लेशन लाए हैं, ये आपको बीइंग अ ब्यूरोक्रेट भी पता होना चाहिए। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि बिहार सरकार या भारत सरकार चिल्ड्रन के उत्थान के लिए क्या कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, या विमेन के प्रोग्रेस के लिए कौन कौन सी योजनाएं ला रही है। जैसे बिहार में एक सबसे बड़ी लेजिस्लेशन अभी के टाइम में जो कि डिस्कस होती है, दैट इज जो कि दारू पे शराबबंदी जो कानून थी उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस हुआ 2-3 साल में। और आप देखोगे 65th पीएससी में इससे रिलेटेड 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी है कि शराबबंदी के बारे में आप बताएं, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप बताएं। सो एलएसडब्ल्यू आपको GS1 सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करे। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं जिसमें बोला जाता है कि जनरली मुझसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं एलएसडब्ल्यू को ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता हूं? मैं बोलता हूं बिल्कुल ले सकते हैं, और एलएसडब्ल्यू से अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। रीजन भी सिलेबस छोटा है, किसी भी बैकग्राउंड के लोग इसको समझने के लिए अपने आप में कैपेबल है। ओके, फिर ये बोला जाता है कि जो जनरली यदि आप देखोगे एलएसडब्ल्यू का या बीपीएससी में जिन्होंने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप यदि देखोगे कि जो शीर्ष जो टॉप रैंकर्स हैं या जो 1 to 100 के बीच हैं, उनके बीच बहुत सारे स्टूडेंट ने एलएसडब्ल्यू को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो ये बात रही कि हम लोग एलएसडब्ल्यू को ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लें। मोटा मोटी ये बात समझे कि एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट को लेने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब्जेक्ट आपको 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को आपको समझने के लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट अपने आप में पूरा है। आप डे 1 से यदि लेक्चर स्टार्ट करते हो और डे लास्ट तक यदि आपने लेक्चर अटेंड किया, टीचर की बातों को सुना है, सारे क्वेश्चन अटेंड किए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बीपीएससी मेंस में यदि आपका एलएसडब्ल्यू है तो आपको 190-200 मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम लोग एक बात समझते हैं जो कि मैंने एक पैटर्न बनाया है, एक रिसर्च करके पैटर्न बनाया है। हम लोग देखते हैं कि सक्सेस रेट, यदि कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के हेल्प से आप बीपीएससी क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पीएसआईआर हो, इकोनॉमिक्स हो, एलएसडब्ल्यू हो, आपको उस सब्जेक्ट से बीपीएससी क्लियर करना है, ये नहीं कि आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी करना है। तो जहां तक बात रही एलएसडब्ल्यू की, तो यदि हम लोग 63rd बीपीएससी पे नजर डालेंगे तो 63rd बीपीएससी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी बीपीएससी में वो थी 355, और कितने स्टूडेंट ने क्लियर किया जिनका एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट था? द नंबर इज 38। 38 स्टूडेंट ने आउट ऑफ 355 बीपीएससी क्रैक किया जिनका एलएसडब्ल्यू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था। यदि हम लोग इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 63rd बीपीएससी में 10.7% बच्चे जिन्होंने क्लियर किया था उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू था।
फिर हम लोग यदि 64th को देखते हैं तो 64th में सबसे ज्यादा सीट आई थी और नंबर ऑफ सीट बीपीएससी में कितने थी 1465। उसमें कितने स्टूडेंट ने क्लियर किया, ये 184 स्टूडेंट ने क्लियर किया। तो हम लोग देखेंगे कि 63rd बीपीएससी से 64th बीपीएससी में, यदि हम लोग 63rd बीपीएससी में देखते हैं तो देखते हैं कि 10.7% बच्चों ने क्लियर किया। यदि हम लोग 64th में देखते हैं तो हम लोगों ने देखते हैं कि 10.5% बच्चों ने क्लियर किया जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू था। सो 63rd से 64th में ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है ही है। और 3 से 4 महीने में ये आसानी से सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकता है। कोई टेक्निकल बातें नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है या कुछ सोचना। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिव फॉर्म में आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 65th में, तो 65th में देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 423 थी। और कितने स्टूडेंट ने क्लियर किया, 56 स्टूडेंट। परसेंटेज क्या है, 13.24। तो हम लोग देख रहे हैं कि विद द जैसे जैसे बीपीएससी हो रहा है उसमें एलएसडब्ल्यू का सक्सेसफुल रेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, इजी टू क्रैक है। आप इस क्वेश्चन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आज ही बता दूं कि 67 बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 किस सब टॉपिक से आएगा और क्या आएगा। आज ही मैं आपको गेस कर देता हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा। और मैं क्यों गेस कर पा रहा हूं ये, क्योंकि मैंने 6 साल का पैटर्न देखा और 6 साल का पैटर्न यही बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, किस सब टॉपिक से होगा और उसमें क्या लिखना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो एलएसडब्ल्यू यदि हम लोग कंक्लूड करें तो ये कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, प्रेडिक्टिव सब्जेक्ट है, रिपीटेटिव सब्जेक्ट है और बहुत कम टाइम में आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। एलएसडब्ल्यू आपको दोनों में हेल्प करेगा, बीपीएससी में भी और सीडीपीओ में। एज वेल एज एलएसडब्ल्यू आपको एक यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसको कहते हैं लेबर कमिश्नर एग्जाम। आपको एलएसडब्ल्यू का जो भी पूरा सिलेबस है वो एज इट इज सिलेबस यूपीएससी का लेबर कमिश्नर के। सो ये आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो तो आप 3 चीजों को टारगेट कर सकते हो, बीपीएससी को भी, सीडीपीओ को भी और यूपीएससी का लेबर कमिश्नर का। क्योंकि यूपीएससी का भी लेबर कमिश्नर का जो एग्जाम है उसका सिलेबस एज इट इज है, सिर्फ जो बिहार के लेजिस्लेशन है उसको आप हटा दो तो आपके यूपीएससी के लेबर कमिश्नर का सिलेबस एज इट इज है। ठीक है, क्लियर है ये स्टूडेंट, ये बातें क्लियर है स्टूडेंट, ये बातें क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब हम लोग आते हैं बीपीएससी में और सीडीपीओ में लेबर एंड सोशल वेलफेयर के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइडेड है। आपके क्वेश्चन भी जो मेंस में आते हैं वो 2 पार्ट में रहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो पार्ट 1 आपका जनरली आता है लेबर लेजिस्लेशन एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन से, और पार्ट 2 आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर, जिसको पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं हिंदी में श्रम कानून और श्रम प्रशासन, और सेकंड पार्ट को कहते हैं औद्योगिक संबंध और सामाजिक कल्याण। सो श्रम कानून और श्रम प्रशासन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस है और क्या क्या है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट कोड बीपीएससी में क्या है, 16। ठीक है, अब हम लोग बीपीएससी और सीडीपीओ में जो क्वेश्चन फॉर्मेट आता है उसको समझते हैं। आपके 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने हो, 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, और जैसे 2 पार्ट होता है, पहले पार्ट में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे क्वेश्चन मैंडेटरी नहीं, आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है फर्स्ट पार्ट में, और आपको सेकंड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। सो आपको 50 मार्क्स का 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है 3 घंटों। ठीक है, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसका आंसर का वर्ड लिमिट कितने है? तो आंसर का जो वर्ड लिमिट है वो 600 से 700 के बीच होना चाहिए।
ठीक है। यदि आप बहुत ही प्रिसाइज लिखते हो तो 600 से 20-25 वर्ड्स कम हो सकते हैं, बट जनरली आपका आंसर इसके बीच लाइज करता है। जो आप पेज में यदि कन्वर्ट करते हो, जो कि बीपीएससी आपको मेंस के टाइम आंसर शीट देता है, वो आपका पेज जनरली होगा 5 से 6 पेज। इससे ज्यादा आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। यदि आप आंसर इससे ज्यादा लिखते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट को आप छोड़। तो so to make sure that you attempt all the question and you answer it accurately, आपके जो आंसर होने चाहिए वो 600 से 700 वर्ड्स के बीच होने चाहिए और 5 से 6 पेज के बीच होने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी का, एमएसडब्ल्यू का या सीडीपीओ का सिलेबस क्या है। ठीक है। जितेंद्र जी, किसी के सिस्टम से आवाज आ रही है, कैन यू रिक्वेस्ट हिम टू म्यूट देयर माइक? जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। निशांत, सैमसंग, आप दोनों का ऑन है। शुभ, आपका भी ऑन है। स्टूडेंट्स प्लीज आप अपना जो सिस्टम है उसको म्यूट कर दीजिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए, हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेबर एंड सोशल वेलफेयर का जो पार्ट 1 है उसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा और जो भी मैं नोट्स दूंगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में रहेगा। सो हिंदी वाले को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या सर मुझे नोट्स हिंदी में भी मिलेगा। हाँ, आपको बिल्कुल मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी दोनों फॉर्मेट में चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ। ओके। सो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी। सो किसी स्टूडेंट को कोई ये डाउट नहीं रहता। सो पार्ट 1 का हम लोग सिलेबस जब डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। मेरा एक स्टूडेंट से क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपको पता है कि लेजिस्लेशन एंड लॉ में कोई डिफरेंस होता है, या आपको लगता है कि लॉ एंड लेजिस्लेशन बोथ आर द सेम वर्ड? स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि लेजिस्लेशन को हिंदी में कहते हैं विधान और लॉ को कहते हैं कानून? तो क्या विधान और कानून में कोई डिफरेंस है या दोनों वर्ड सेम है? डिफरेंस है सर। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन प्लीज? सर कानून जो कानून है जो विधायिका के द्वारा बनाई जाती है। गुड। और जो लेजिस्लेशन है वो सर वो स्वतंत्र जनता के द्वारा है, जो सर है जो उनको भेजा जाता है कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि किस प्रकार का कानून बनाया जाए जो संसद में जो बनता है। आपका पहला पॉइंट तो सही है, बट देखिए विधान और कानून में सिंपल सी बात समझिए क्या है। विधान क्या है? कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, इसको लेजिस्लेशन कहते हैं। कानून क्या है कि जब वो चीजें बन जाती है तो उसको कानून कहते हैं, उसको लॉ कहते हैं। ठीक है। सो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि लेबर लेजिस्लेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं और क्या क्या काइंड है लेबर लेजिस्लेशन के। और मैं आज ही आपको प्रेडिक्ट कर दूं 67 बीपीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से आएगा। फिक्स क्वेश्चन इसी से आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, और जो प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है उसको डिस्कस कीजिए। मतलब कि श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार को आप डिस्कस कीजिए। हाँ, क्वेश्चन का वर्डिंग थोड़ा और हो सकता है, बट क्वेश्चन आपके पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी से रहेगा और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं, जिसमें बात करते हैं कि देखिए जो लेबर लेजिस्लेशन है उसका ब्रीफ हिस्ट्री बात करते हैं। इंडिया में लेबर लेजिस्लेशन आया कैसे? ठीक है। कौन कौन से लेबर लेजिस्लेशन स्टार्टिंग में आया, कैसे कैसे चेंज होते रह गए। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे लॉ भी चेंज होता है, और वैसे वैसे हम लोग को इसी कारण हिस्ट्री भी पढ़ना बोथ
पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से जरूर उसको क्लियर करना और उसको समझने के पर्सपेक्टिव दोनों से जरूरी है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है लेबर लॉ के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग। क्या, मेरा एक स्टूडेंट से क्वेश्चन है, क्या कोई फंडामेंटल राइट है जो कि लेबर के रिगार्डिंग, लेबर लॉ के रिगार्डिंग बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? यस सर, आर्टिकल 23, 24 सर। 23 एंड 24, ठीक है, गुड। क्या आर्टिकल 21 बात नहीं करता है लेबर लॉ के बारे में? हाँ, डायरेक्टली नहीं बोलता बट इनडायरेक्टली तो बोलता ही है। यस सर। क्या आर्टिकल 14 बात नहीं करता लेबर लेजिस्लेशन के बारे में? यस, करता है। राइट टू इक्वालिटी। Article इक्वालिटी का 19 मतलब सर। क्या है कि यदि कोई महिला और पुरुष यदि सेम काम कर रही है तो क्या दोनों को सेम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? तो ऐसे प्रोविजन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल हैं जो कि हम लोगों को जरूरी है लेबर लॉ को समझने के क्रम में, श्रम कानून को समझने के क्रम में, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन तो बिल्कुल क्लियर है कि लेबर लेजिस्लेशन, काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, उसके हिस्ट्री के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है लेबर लॉ के रिगार्डिंग उसको समझेंगे। जो चौथा पोर्शन है यूनिट 1 का, वो 11 एक्ट हैं जो कि हम लोगों को पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे कि उसके बारे में कौन कौन से वर्ड डिफाइन किए गए हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, तो फैक्ट्री एक्ट की विशेषता क्या है, आया क्यों था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, और यदि कोई रिसेंट लेजिस्लेशन है रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्ट या रिसेंट कोई केस लॉ है रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्ट। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, इस इंस्टीट्यूशन में आपको आपके बीपीएससी में मार्क्स बढ़ाने की ट्रिक भी बताए जाएंगे। यदि आप सारे स्टूडेंट या जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक क्या है कि सब लोग एक फिक्स पैटर्न पे लिखते आए हैं आंसर, आपको मैं हर एक्ट में और हर चीज में कुछ नया ऐड करूंगा जो कंटेम्पररी टाइम में आया है। जो यदि कोई केस का जजमेंट है, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यदि कोई एक्ट से मिलता है या कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक से मिलता है तो आपको अपने आंसर में उसको लिखना चाहिए। जैसे एक कोई मेरे को बता दीजिए कि आपको कोई भी केस लॉ पता है जो कि लॉकआउट एंड ले ऑफ के बारे में बात करता है, या कोई भी केस लॉ आपको पता है जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। यदि आप ऐसे केस लॉ अपने कॉपी में लिखते हो तो यदि ऑर्डिनरी स्टूडेंट को आउट ऑफ 50 20 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको यदि उस केस लॉ का यदि आपने जिक्र कर दिया और उसके बारे में 5-6 लाइन भी लिख दिया तो आपको 2 से 4 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। सो वो सारे केस लॉ जो कंटेम्पररी टाइम में और जो फ्रॉम द लेबर लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारे केस लॉ मैं उसी सब टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा और आपके नोट्स में लिखवाऊंगा, ठीक है। सेकेंड जो सब टॉपिक है वो कहते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट एंड वर्किंग इन बिहार, ठीक है। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है, आप किसी भी जाते हो घर में, आपको इलेक्ट्रिसिटी ठीक कराना, आप जाते हो लेबर चौक पे, वहां से लेबर को उठाकर लाते हो, तो क्या बोलते हो कि मैं इतना दूंगा। हाँ, कानून में अलग बातें हैं कि यदि आप किसी लेबर को लेकर आ रहे हो तो एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है, आपको उतना देना ही देना होगा, बट जनरली लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट कानून है जिसको हमको पढ़ना है और उसको बहुत ही अच्छे से, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या यूपीएससी का लेबर कमिश्नर एग्जाम हो, उसमें बहुत अच्छे से इसको लिखना, ठीक है। थर्ड जो है लेजिस्लेशन, थर्ड एक्ट है वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है कि आपको मजदूरी भुगतान अधिनियम है जो कि 1936 में आया था, ठीक है। जनरली ये 11 एक्ट में हम लोग 4 ही बात पढ़ेंगे। यदि कोई वर्ड जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में मैं बोलूं कि डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री कहाँ है, तो डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे मेजर ऑफ द टर्म्स का। सेकंड पढ़ेंगे कि ये एक्ट की विशेषता क्या है, ठीक है। बेसिक है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इस एक्ट में, इसका इम्पैक्ट क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन। सो हम लोग हर एक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो एक्ट पढ़ेंगे वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यदि कोई महिला और यदि कोई पुरुष सेम काम करता है तो उस दोनों को सेम सैलरी मिलना चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में आया था। यदि किसी मजदूर के साथ कुछ गलत हो जाता है तो क्या बीइंग अ कंपनी ओनर मैं उसको कंपनसेट नहीं करूंगा,
और यदि करूंगा तो किस प्रोविजन के अंदर करूंगा, किस कानून के अंदर करूंगा, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यदि कोई भी महिला यदि प्रेग्नेंट है तो उसको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसके लिए लेजिस्लेशन है, क्या कानून है, उसको हम लोग पढ़ेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देन हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो हर स्टेट का अपना अपना एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस एक्ट होता है, जो कि हम इस पर्टिकुलर कानून में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1986 में आया था, जो कि बाल श्रम के बारे में बात करता है। आप किसी भी यदि चाइल्ड को, मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे लोहे का काम होता है, लोहे बेकिंग का काम होता है, जहां पे चाइल्ड का काम करना एक खतरा है, क्या मैं उस चाइल्ड को एम्प्लॉय कर सकता हूं अपने अंदर? यदि मैंने किया तो मैं जेल जाऊंगा। सो क्या क्या प्रोविजन है चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग, उसके लिए कौन सा एक्ट है? तो उस एक्ट का नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे बीड़ी एंड सिगार वर्कमैन एक्ट, जो कि 1966 में आया था। ये 11 एक्ट है जो कि मैं क्लास में ही आपको चाहूंगा कि ये सारे एक्ट के जो जो विशेषता है वो सारे आपको क्लास में ही याद हो। ठीक है। फिर एक है बिहार से पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। जो शॉप्स एस्टेब्लिश होती है, जो शॉप, आप ज्वेलरी का शॉप देखते हो, आप स्टेशनरी का शॉप देखते हो, आप रेस्टोरेंट देखते हो, सो वो किस लेजिस्लेशन के तहत आएगा? कोई ना कोई कानून होगा ना जिसके थ्रू वो लाइसेंस लेंगे, जिसके थ्रू वो काम करेंगे। उस एक्ट का नाम है बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फिफ्थ जो एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रेडिक्ट कर दूं आज ही, एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या कंपोजिशन है, ये कौन सा काम करता है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। ये जो सारी चीजें थी 1 से लेकर 5 तक, वो तो हर जगह एप्लीकेबल थी। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार मतलब कि जो लेबर मंत्रालय या जो लेबर मिनिस्ट्री, उसने कौन कौन से अपने लेजिस्लेशन ला रखे हैं फॉर द पर्टिकुलर स्टेट बिहार के। तो ये हम लोग छठे टॉपिक में डील करेंगे, पार्ट में। ओके। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें 6 यूनिट है, जिससे 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन ही करने। ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, जो कि सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट डील करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर से। इंडस्ट्रियल रिलेशन करने का मतलब क्या है? आप कोई फैक्ट्री देखते हो, आप कोई इंडस्ट्री देखते हो, उसके बारे में काम, उसके बारे में चीजें। और सोशल वेलफेयर के बारे में क्या है? यदि सरकार है तो उसको जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए यदि काम करती है तो उसके लिए कोई कानून लाएगी, उसके लिए कोई लेजिस्लेशन लाएगी, उसके लिए कोई योजना लाएगी। तो उन सारी योजना को हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। जैसे यदि कोई सरकार है जो चाइल्ड के लिए कोई ला रही है, अभी दहेज प्रथा कानून लाया गया बिहार की तरफ से, तो उन सब चीजों को इस यूनिट में पढ़ना है। सो पहला जो इसमें पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड बिहार। हम लोग को समझना होगा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन है, ये किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ना है? पहला तो पर्सपेक्टिव है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा किस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है? बिहार के पर्सपेक्टिव से। थोड़े बहुत दोनों में डिफरेंस है, जो कि हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या बात पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, किस किस चीज को हम लोग इंडस्ट्री कह सकते हैं। जैसे कि मैं एक बताऊं, मैं मान लीजिए कि ये कोचिंग है, क्या मैं इसको इंडस्ट्री कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? या मैं कोई दुकान चला रहा हूं, क्या मैं इसको इंडस्ट्री कह सकता हूं या नहीं कह सकता? सो बैंगलोर वाटर एक केस हुआ था जिसमें आया था कि इंडस्ट्री कहलाने के लिए भी आपके 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट यदि फुलफिल होंगे तभी वो चीज इंडस्ट्री हो सकती है। सो ये इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री रिलेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके मेन एस्पेक्ट क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आप कहीं भी हो, मैं यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी, वहां पे डिस्प्यूट होंगे, तो डिस्प्यूट होंगे तो कैसे रिजॉल्व होंगे? स्ट्राइक्स होंगी तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे स्ट्राइक किया जा सकता है, कौन से लीगल स्ट्राइक्स होंगे, कौन से इलीगल स्ट्राइक्स होंगे, डिफरेंट मेथड ऑफ सेटिंग और सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, जिसमें एक पार्ट होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम लोग आएंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट।
यदि कहीं भी इंडस्ट्री है और उसके अंदर यदि कोई काम कर रहा है वर्कर, तो उसके मैनेजमेंट में उसका कोई रोल है या नहीं है, ये चीज हम लोग इसमें पढ़े। ठीक है, फिर हम लोग एक बार बार वर्ड आप लोग भी सुनते हो, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ट्रेड, क्या है ये ट्रेड यूनियन, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और किस टाइप का होता है ट्रेड यूनियन, क्या हिस्ट्री है ट्रेड यूनियन का, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रेड यूनियन का, क्या ट्रेड यूनियन पॉलिटिकली एफिलिएटेड होती है या उसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होना जरूरी नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डी में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यदि आप कहीं भी हो, आप कल हो के ब्यूरोक्रेट बन जाते हो, कल हो के आप डीएसपी बन जाते हो, एसडीएम बन जाते हो, आपको हर जगह एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अभी आप स्टूडेंट हो, बीइंग अ स्टूडेंट, यदि आपको बीपीएससी क्लियर करना हो, सीडीपीओ क्लियर करना हो, यूपीएससी क्लियर करना हो, तो विदाउट इसके नहीं हो सकता। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपके अंदर भी एक कोड ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। सेम वे इंडस्ट्री रिलेशन में भी कोड ऑफ कंडक्ट है। यदि कोई एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए डिसिप्लिन फिक्स्ड है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स है। ये नहीं कि कोई 12 बजे आए, कोई 3 बजे आए, कोई 4 बजे आए और कोई 6 दिन आए ही नहीं और संडे के दिन आकर अपना अटेंडेंस बना दे, ये सब नहीं चलता। सेकेंड यूनिट जो है वो है सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इसके हम लोग अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, क्या यदि गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए पर मंथ दे रही है तो कैन इट बी कॉल्ड एज अ सोशल सिक्योरिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी में होता क्या, उसके नेचर क्या, उसके मेथड क्या। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके क्या मीनिंग है, वो क्या होता है, कहाँ डिफाइंड है, कितने तरह के होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या अग्निवीर से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल टू रिमूव, टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे यदि अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी भी आएगी, तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, कितने तरह का पॉवर्टी होता है और उसका उन्मूलन क्या है, कैसे पॉवर्टी हटाया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे और बिहार सरकार पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, क्या क्या कर रही है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज जब आप 3 पढ़ते हैं तो उसमें एक बात है कि स्टेट कैन मेक एनी लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, फॉर द वेलफेयर ऑफ women, those people who are at the marginalized section of the society. So state can make any law for the child welfare, for the women welfare or scheduled caste and scheduled tribe. उनके लिए क्या क्या वेलफेयर लेजिस्लेशन सरकार ला रही है, वो दोनों तरीके से, एज वेल एज सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पे। सो हम लोग वो सारी योजनाएं पढ़ें। फिर हम लोग एक जो मेजर है, आए दिन आप अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में सुनते हुए कि कोई ना कोई जेल चला गया, दैट इज शराबबंदी। उसकी स्थिति क्या है बिहार में, क्या सोसाइटी और डेटोरिएट हुई है या सोसाइटी में कुछ अच्छा आया है शराबबंदी के कारण। सो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या डेटा बोलती है कि शराबबंदी का क्या हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ेंगे, प्रोस्टिट्यूशन। अभी इसके रिलेटेड मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है और चांसेस है, मोर देन 90% चांसेस है कि इससे एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी 67 मेंस में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट बताया प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड, जिसमें उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को बताया कि ये काम है और ये कुछ भी इनलीगल नहीं। तो आपके 67 बीपीएससी का एक क्वेश्चन और मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं जो कि इससे आएगा। ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लोग एट लेंथ डिस्कस करेंगे और सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि बिहार में और जो कि भारत सरकार द्वारा इस रिलेटेड कानून बनाए। फिर हम लोग बात करेंगे बेगरी के बारे में, जो कि भिक्षा कहते हैं, भिक्षावृत्ति क्यों बढ़ रहा है, क्या सिचुएशन है बिहार में, क्या सेंट्रल लेवल पे सिचुएशन, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक पढ़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी फॉर द प्रोग्राम, जो कि वृद्ध लोग हैं, जो कि ओल्ड एज पीपल हैं
और फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप इंश्योरेंस। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग इंश्योरेंस नहीं देती है, वो एक ग्रुप इंश्योरेंस देती है। तो उसके क्या क्या प्रोविजन है और उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डेड लेबर का कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाए, सरकार उसके लिए क्या क्या योजना लेकर आ रही है। ओके, ये था सिलेबस का जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड। ओके, अब देखिए जो बात मैं बार कर रहा था कि कैसे मैं कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है, उसका सोर्स मैं बता रहा हूं कि ये चार्ट मैंने बनाया है, ये चार्ट मैंने रिसर्च करके बनाया कि कैसे आप मैं बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से कब आएगा। तो यदि आप देखोगे 65 बीपीएससी एनालाइज करोगे तो देखो हर क्वेश्चन मैंने बोला था ना, फर्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा बीपीएससी के मेंस में, ये है लेबर रिलेटेड टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया ही आया और कितने नंबर का आया, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का, तो ये 50 मार्क्स का आया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किस रिलेटेड किस सब यूनिट को मैंने डिवाइड किया है कि किस सब यूनिट से पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंस एंड सिलेक्शन एंड प्रेजेंट क्या पोजीशन है लेबर लेजिस्लेशन का इंडिया का, इससे एक आया है। मैंने बोला था कि आईएलओ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो देखिए आईएलओ के बारे में एक क्वेश्चन आया है, उसके एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आया 50 मार्क्स का। फिर एक आया चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन आया 50 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 50। एक बिहार ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। सो 65 बीपीएससी को हम लोग एनालाइज करेंगे, तो सारे क्वेश्चन को ये देखोगे तो आप इस टॉपिक से आया है और इस सब टॉपिक से आपको आया क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट? Yes, यदि sir. आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। एज वेल एज मैं आपके सबके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैंने 64 बीपीएससी को भी रिसर्च किया है, तो उसमें ये देखो पाया है कि प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, देखो एक क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन आया। 66 बीपीएससी में भी आईएलओ से एक क्वेश्चन आया था, एक्टिविटीज से, इसमें भी एक क्वेश्चन आया, तो रिपीटेटिव फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर आपके लेबर लॉस के बारे में आया कि फैक्ट्री एक्ट क्या है, आपका बीडी एंड सिगार वर्कमेंस एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। ठीक है, जैसे कि आप यदि देखोगे इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था कि चाइल्ड लेबर से पूछ दिया गया, तो इस बार फैक्ट्री एक्ट से पूछ दिया गया। यदि इस बार फिर से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से पूछ दिया गया, तो हम लोग ये देखते हैं कि पिछले साल जिस एक्ट से पूछा गया उस 11 से, उसको छोड़ के बाकी एक्ट से पूछे जा रहे हैं। बट इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम लोग सारे पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ रिवीजन करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ द रिवीजन आप मेजॉरिटी किस पे फोकस करोगे, इन सब चीजों पे फोकस करोगे। यदि इस 11 एक्ट में यदि 66 बीपीएससी में ये सारे आ चुके हैं, तो कौन नहीं आया, वो लास्ट डे जिस दिन आपका एग्जाम होगा एलएसडब्ल्यू का, लास्ट डे आप उन सब पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मिनिमम वेजेज एक्ट से आया है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आया है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन भी आया है। यहां भी देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, चाइल्ड लेबर, इससे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन आया ही आया है 65 बीपीएससी में। तो क्वेश्चन मैंने खुद आपको दिखा दिया कि 65 बीपीएससी और 66 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन रिपीट हुए। ओके, अब हम लोग आते हैं 64 बीपीएससी को हम लोग ये एनालाइज करते हैं। फिर से देखिए प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, एक क्वेश्चन आया। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से बिल्कुल आपको गेस है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्वेश्चन आया ही आया। देखिए 65 बीपीएससी से जो आया था 11 एक्ट से, अब इसमें वो नहीं है, या है भी तो थोड़े कम क्वेश्चन के। ठीक है, इसको आप एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा पाइएगा कि क्वेश्चन बहुत ही गेस कर सकते हो, रिपीटेटिव मोड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा सो दैट आपके लिए इजी रहे। सॉरी, अब 63rd बीपीएससी को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ लेबर, रिपीटेटिव फॉर्म है। फैक्ट्री एक्ट से जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपका 63rd में सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन का हिस्ट्री एंड काइंड से कुछ। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आप देखिए रिपीट है,
64th एंड 63rd से क्वेश्चन रिपीट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीटेटिव है, ठीक है। तो आपसे यदि कोई भी आप एनालाइज कीजिए, आप पाइएगा क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बहुत ही इजी है एलएसडब्ल्यू को स्कोर करना। और आप यदि 4 महीने हमारे साथ हैं, 4 महीने से इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हैं, तो कोई भी आपको 190 से स्कोर करने से रोक नहीं सकता। आंसर लिखने का एक तरीका होता है जो मैं क्लास में ही बताऊंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा भी। यदि आप उसको फॉलो करते हो तो 190 से नीचे कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर से मैंने एनालाइज किया 60 से 62 बीपीएससी एक ही एग्जाम हुआ था। फिर से इसमें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल इंस्टेशन, एक क्वेश्चन से तो 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। 150 मार्क्स का मैं आज ही आपको गेस कर दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स के लिए हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी देखिए फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 56 से 59। अगेन मैं बार बार वही बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन रिपीटेटिव है, इसी कारण मैंने बोला कि पहला क्वेश्चन मैं आज ही गेस कर देता हूं, ठीक है। इसमें भी फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा गया है, इसमें 63rd में भी पूछा गया था, इसमें भी रिपीटेटिव है। देखिए फैक्ट्री एक्ट से रिपीटेटिव बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चाइल्ड लेबर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से देखिए क्वेश्चन आया गया, कॉम्स क्या है, कॉज एंड प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। ये सारा आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आप सारा खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 56 एंड 59 का ही आपका पूरा एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब जनरली स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एलएसडब्ल्यू को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो ये है कि लेबर लेजिस्लेशन जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर है वो कितने महीने में प्रिपेयर हो सकता है। सो वो कितने महीने में प्रिपेयर हो सकता है, 4 महीना इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो जनरली बच्चों से पूछा जाता है और जो स्टूडेंट पूछते हैं वो है कि सर मेरा बैकग्राउंड नहीं है एलएसडब्ल्यू का, मैंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर अपने यूजी के टाइम नहीं पढ़ा, अपने पीजी के टाइम नहीं पढ़ा, तो क्या मैं कोई दिक्कत फेस करूंगा? मेरे हिसाब से आप कोई भी दिक्कत नहीं फेस करोगे, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कम पढ़ना उन सब चीजों के बारे में। आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप जितना उस पर फोकस करोगे आपके मार्क्स इंप्रूव होने के उतने ज्यादा चांसेस है। और क्या जो पूरी टीम हमारी काम कर रही है धनंजय सर के अंडर गाइडेंस में, क्या आपको इंप्रूव करेगी, क्या आपको हेल्प करेगी राइटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग? यस, बिल्कुल हेल्प करेगी। और मेरा ये तरीका है पढ़ाने का कि हर यूनिट का जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो हर यूनिट से आपको मैं आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा और सारा का कॉपी चेक मैं खुद करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हर स्टूडेंट एट अ पर्सनल लेवल की आप क्या गलती कर रहे हैं। हो सकता है किसी को लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा कर रहा हो। लिखने का एक तरीका है, वो 4 तरीका आपको बस पता होना चाहिए। वो 4 कंपोनेंट यदि आपके आंसर में है तो आपके आंसर को, और आपके यदि पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया और वो चारों कंपोनेंट आपके हर आंसर में, तो आपको कोई भी 190 से मिनिमम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो ये था लेबर एंड सोशल वेलफेयर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा कि एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों इजी सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, इसके लेने के फायदे क्या है और सक्सेस रेट्स क्या है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सर क्या इसमें एक क्वेश्चन है, डाउट है निशांत सोनी का, क्या इसमें आप सारे न्यू रिपोर्ट जो भी आते हैं वो सब भी ऐड कराएंगे? जो भी रिपोर्ट, जो भी योजना भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से लेबर एंड सोशल वेलफेयर के रिलेटेड आएगी, वो सारा लेजिस्लेशन, वो सारी योजना डिस्कस होगी और सारा का आपको नोट्स भी मिलेगा और उन सारे टॉपिक पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी होगा। सर इतना ज्यादा गेस मत कीजिए, इस बार सीडीपी में कैसा क्वेश्चन था सबको पता है। देखिए कई बार क्वेश्चन का जो नेचर होता है ना, गेस, मैं बार बार इसी कारण बोल रहा हूँ कि मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी छोड़ देंगे, हम लोग 1 to सारी यूनिट को पढ़ेंगे,
बट ये जब आप एनालाइज करोगे तो आप खुद पाओगे कि हाँ, कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्टिव फॉर्म के, कुछ क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके मन में यदि किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके पहले है क्लास टाइमिंग और कब से स्टार्ट होगा। कोचिंग के साइड से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब से ये कोर्स एलएसडब्ल्यू का ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। एलएसडब्ल्यू में बार बार बोल रहा हूं कि 3 चीजों के लिए यूजफुल है। आपके बीपीएससी मेंस के लिए यूजफुल है, बीपीएससी आपका सीडीपीओ के लिए यूजफुल है, और यूपीएससी का एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं लेबर कमिश्नर, उसका सिलेबस एज इट इज है, बस बिहार वाले जो कानून है, बिहार वाले जो लेजिस्लेशन है वो इसमें। ठीक है, तो कोचिंग की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कब से स्टार्ट होगा, बट मुझे लगता है कि जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। क्लास टाइमिंग वगैरह सब कुछ कोचिंग के साइड से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और कोई डाउट? ऑनलाइन बैच होगा सर? जब भी क्लास चलेगी तो दोनों फॉर्मेट में चलेगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आपको जो भी नोट्स मिलेंगे, जो ऑफलाइन को नोट्स मिलेंगे वही ऑनलाइन को भी नोट्स मिलेंगे। आप बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो नोट्स का नेचर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आपको हिंदी नोट्स मिलेगा, यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से तो आपको इंग्लिश नोट्स मिलेगा। नाउ कोई भी स्टूडेंट जिनके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट होगी सर? आंसर राइटिंग आई गेस कल और परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि 6-7 दिनों तक चलेगी, जिसमें मैं डेली एक क्वेश्चन दूंगा आपको लिखने के लिए। हर क्वेश्चन, हर स्टूडेंट आप अपना आंसर लिख के आप उस पोर्टल पे सबमिट करोगे और मैं खुद कॉपी चेक करूंगा, और इंडिविजुअल लेवल पे मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या करेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज, हर आंसर आपने जो लिख रखा है और जो दूसरे ने लिखा है, आपके अपने आंसर में कुछ ना कुछ अलग आना चाहिए, कुछ ना कुछ पैनापन आना चाहिए, सो दैट कि जब कॉपी कोई चेक करता है, मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं जब कॉपी चेक करता हूँ, यदि 30 कॉपी मुझे सिमिलर नेचर के दिखते तो मैं एवरेज मार्क्स कर देता हूँ। यदि मैं देखता हूँ कि किसी स्टूडेंट ने कोई कंटेम्प्रेरी आंसर लिख रखा है, या कोई कोर्ट जजमेंट का पुट कर रखा है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या कोई बिहार का कानून है, या कोई भारत का कानून उससे रिलेटेड जिसने कोट कर रखा है, तो मेरे हाथ से ऑटोमेटिकली 4 से 5 मार्क्स उस स्टूडेंट को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है सर, सीडीपीओ के लिए सर अभी क्या प्लानिंग होगा? एक एक करके हाँ, सीडीपीओ के लिए क्या पूछ रहे हैं सर? सीडीपीओ के लिए अभी प्रेजेंट में क्या मैंने उसका प्लानिंग होना चाहिए सर? जैसा बीपीएससी के लिए प्लानिंग है उसका सीडीपीओ का भी सेम प्लानिंग होगा। किसी भी एग्जाम का जो सिमिलर नेचर, उसके प्लानिंग में कोई अंतर नहीं। सर टाइम कम है सर ना सीडीपीओ के लिए सर, मेंस का। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा। सर सीडीपीओ के लिए सर टाइम थोड़ा कम है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखता हूं, मैं बात करता हूं कोचिंग साइड से, सीडीपीओ के लिए क्या हो सकता है। यदि कोई क्रैश कोर्स लॉन्च हो सकता है, या कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो सकता है जो सिर्फ की स्पेसिफिकली सीडीपीओ के लिए हो, तो मैं कोचिंग से बात करके आपको कोचिंग की साइड से इन्फॉर्म किया जाए। बट इस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लेता हूं, सो दैट कि मैं कोचिंग से डिस्कस करके आपको बता सकूं। आपके पॉइंट को मैंने नोट डाउन कर लिया, कोचिंग साइड से मैं डिस्कस करके आपको बिल्कुल बताया जाए। ऑफलाइन कोचिंग कहाँ पर है सर? ऑफलाइन कोचिंग बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड। किस जगह सर बोरिंग रोड में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक से बोलिए एक बार। बोरिंग रोड में किस जगह सर? आवाज फिर से नहीं आ रही है, आप फिर से बोलिए। सर प्रॉपर एड्रेस क्या है कोचिंग का? आपको कोचिंग साइड से ही प्रॉपर एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अलग से कोई बुक भी पढ़ना होगा क्या सर? देखिए इस बात को लेके बहुत अच्छा क्वेश्चन है निशांत सोनी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अलग से बुक पढ़ना होगा। यदि मैं आपको बुक का यदि मैं बताऊं तो आपको 20 से 30 बुक आपको इसमें पढ़नी है, लेकिन आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई सा अलग से बुक मत पढ़िए। जो आपको नोट्स मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन, खुशबू सिंह आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, निशांत सोनी का आंसर कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, तो निशांत सोनी जी ये बात है कि इसमें देखिए हर एक्ट जो है ना उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक है, बट मैं वो आपको नहीं बोलूँ। आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, ना कि इस एग्जाम में
पर्टिकुलर एक्ट में और पर्टिकुलर लेवल लॉ में आपको पीएचडी करना है, ठीक है। सो जो नोट्स रहेगा वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपको बुक नहीं खरीदना है, जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया वो 30 बुक का कंपाइलेशन है, यदि आप चाहो तो आप भी वही काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको एलएसडब्ल्यू को कंप्लीट करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। सो बट ऑब्वियस है कि आप नहीं करना चाहोगे, मैंने वो 30-40 बुक को पढ़कर वो सारा नोट्स कंपाइल कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आपका किसी का डाउट था? निशान सोनी जी आपका क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट कोई पूछ रहा था? नेक्स्ट किसी के मन में कोई भी डाउट? अच्छा, किसी के मन में कोई भी डाउट? क्वेश्चंस सर कुछ क्वेश्चंस कुछ अलग से भी आ सकते हैं या जो रिपीट हो रहे हैं बस वैसे ही पैटर्न चलता रहेगा? देखिए, जो आप यदि पैटर्न देखोगे तो 20 से 25% क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, ठीक है। भी आप क्वेश्चन कुछ अलग देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया रिलेटेड टू आपका प्रोस्टिट्यूशन, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट इसका आंसर आपके सारे स्टूडेंट की तरह मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट बोला है ना वो सारे आपके आंसर में दिखना चाहिए, वो आपका जजमेंट आपको कोट करना चाहिए, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसको 5 से 10 लाइन में आप कंपाइल कर, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 से 25% ऐसे होते हैं जो कंटेम्पररी टाइम से पूछे जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो बिहार में जो पर्टिकुलर योजना आया, जो सेंट्रल लेवल की योजना है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 50 से 60% क्वेश्चन आप 20 से 25% क्वेश्चन रिपीटेटिव है, 20 से 25% आप क्वेश्चन गेस कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिसेंट टाइम से पूछे जाते हैं, उसी पे ज्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगी सर? क्या, सॉरी फिर से बोलिए? बाकी डिटेल्स क्लास की कहाँ से मिलेंगी सर? सारा डिटेल आपको कोचिंग के साइड से प्रोवाइड करवाया जाएगा, कब से क्लासेस होंगी, क्या बैच टाइमिंग होगा, फी वगैरह सब कुछ आपको कोचिंग के साइड से आई गेस जल्द ही मिलेगा। जहां तक बात है आपको कब से कोर्स स्टार्ट होगा, तो कोचिंग के साइड से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। धनंजय सर खुद ही लगे हुए हैं, उनके गाइडेंस में लोग सब लोग लगे हुए हैं, जल्द ही कोर्स लॉन्च होगा एंड उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये कोर्स लॉन्च होगा। नेक्स्ट डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे सर एक्चुअली आई एम कंफ्यूज, मेरा जैसे हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू, इसमें हम एलएसडब्ल्यू ही क्यों ले और हिस्ट्री क्यों ना ले? अच्छा, आप एलएसडब्ल्यू ही क्यों लो और हिस्ट्री क्यों ना लो? क्योंकि सर बोथ ऑफ देम आई हैव जीरो नॉलेज, उनका नहीं है नॉलेज, तो मतलब फिर भी इस वजह आपकी से आवाज खुशबू जी क्लियर नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट आप अपना प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। सर अब आ रहा है? हाँ, यस प्लीज से। सर कल एक्चुअली आप इंट्रोडक्टरी क्लास में बोले ना कि इसका सिलेबस इज वेरी प्रिसाइज और आप कम टाइम में वी कैन कवर इट, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हम हिस्ट्री ना लेके एलएसडब्ल्यू क्यों ले? बस देखिए, ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप हिस्ट्री मत लीजिए या एलएसडब्ल्यू लीजिए, मैं ये बोलूंगा कि दोनों सब्जेक्ट में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप ले सकते हैं। मैंने आज जो डिस्कस किया वो एलएसडब्ल्यू को लेकर किया, ठीक है। हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एलएसडब्ल्यू लीजिए और हिस्ट्री को छोड़ दीजिए। यदि आप पहले सिलेबस को देखिए, आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और उसके बाद आप खुद ही एनालाइज कीजिए कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे हिस्ट्री लेना चाहिए या मुझे एलएसडब्ल्यू लेना चाहिए, किसमें मैं ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ। अच्छा, यदि आप देखोगे कि एलएसडब्ल्यू में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो आप एलएसडब्ल्यू लो, आपको लगता है कि हिस्ट्री में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो हिस्ट्री लो। तो ये मैं किसी भी सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट रिलेटिव इजी है स्कोरिंग, ठीक है सर। स्कोरिंग सर बीपीएससी का, जैसे हम कोलकाता से है तो बीपीएससी में हम प्राय मतलब अधिकतर स्टूडेंट लोग को सुनते हैं कि दे ऑल ऑप्टिंग फॉर एलएसडब्ल्यू क्योंकि सिलेबस कम है, इजी है, तो स्कोर भी तो कहीं ना कहीं बिलो एवरेज मतलब ठीक आ रहा है क्या? क्योंकि देखिए स्कोर ठीक आ रहा है, तभी तो मैंने बोला ना कि 63rd बीपीएससी में आपका 64th बीपीएससी में 10.7 था, फिर ये परसेंटेज कैसे इंक्रीज हो रहा है?
कहीं ना कहीं एलएसडब्ल्यू स्कोरिंग तो है, तभी तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना। ये स्कोरिंग नहीं होता तो वो लोग लेते क्यों, और लोग क्लियर ही नहीं कर पाते। तो स्कोरिंग नो डाउट है, कम टाइम में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। किसी भी दो सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि मैं ये लूं। आप किसमें कंफर्टेबल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए और खुद बैठ के देखिए कि हाँ आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। आप यदि एलएसडब्ल्यू का, आप खास बात ये है कि आपको सीडीपीओ में भी हेल्प करेगा, आपके यूपीएससी के लेबर कमिश्नर के एग्जाम में भी पूरा सिलेबस यही। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जिसमें आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि हाँ मुझे एलएसडब्ल्यू ही क्यों लेना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। खुशबू ऐसा है, एक हाँ लाइन सर, में गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप जानते हैं क्या मुझे? हाँ सर, हम आप लोग को फॉलो करते हैं। आप वो स्टडी बिहार से थे ना पहले, तो अच्छा। हम वहाँ भी आपको फॉलो करते थे। अच्छा जी, देखिए ऐसा है कि मार्क्स जो है वो बच्चे के आते हैं, कैंडिडेट के आते हैं, सब्जेक्ट के नहीं आते। ठीक है, तो एलएसडब्ल्यू में रहो, हिस्ट्री में रहो, ज्योग्राफी में रहो, आप कोई ऐसा ऑप्शन बता दो जिससे एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। नहीं सर, एक्चुअली देखिए, नहीं तो सुनिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, एलएसडब्ल्यू में भी सबके मार्क्स नहीं आते। एलएसडब्ल्यू में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हिस्ट्री में भी सेम चीज है। तो आप पहले तो सब्जेक्ट जो डिसाइड कर रहे हैं वो ठीक है, वो आपका पर्सनल कॉल होगा, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड तो इफ एंड बट और ये मार्केट के रूमर्स से दूर हटिए और ये मान के चलिए कि आपने जो डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट में मार्क्स आप उठा सकती हैं, और प्रिपरेशन अपना उस तैयारी के साथ कीजिए। ये नहीं कि इसमें ज्यादा आता है या उसमें ज्यादा आता है। मार्क्स ऑलवेज कैंडिडेट के आते हैं। मैं आपको 2 कैंडिडेट गिन के दे दूंगा जो किसी भी ऑप्शन को पकड़ेंगे तो उसमें मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि उस कैंडिडेट में बात है, सब्जेक्ट में नहीं। ठीक है, तो जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उस कैंडिडेट में बात होती है रेदर देन सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपको असिस्ट करता है कि हाँ भाई थोड़ा इजी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब इसका सिलेबस छोटा हो सकता है, ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली मार्क्स आपके स्किल पे आएगा, आपने कितना ग्रेस्प किया, कितनी अच्छी आंसर राइटिंग की, कितना इनोवेशन किया। तो ये कहना कि हाँ भाई एलएसडब्ल्यू ही ले लो, और मैं गारंटी देता हूँ एलएसडब्ल्यू में भी आप देख लो 120-30 वाले भी लोग मिल जाएंगे, हिस्ट्री हाँ में भी सर, वही है। 120-30 वाले मिल जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में भी आपको 200 प्लस भी मिलेंगे, एलएसडब्ल्यू में भी मिलेंगे। तो आप खुद के ऊपर इस चीज को लो कि हाँ भाई मार्क्स आपको लाना है, सब्जेक्ट को नहीं लाना। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। जैसे अभी यूपीएससी में पोल साइंस की हवा बह रही है तो हर कोई पोल साइंस ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई टॉपर ही बन जाएगा। तो सब्जेक्ट जो होता है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट होता है। कैंडिडेट जो होते हैं वो उस सब्जेक्ट को पकड़ के अपना फॉर्चून सीख करते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले, मार्क्स आपके स्किल पे आएगा, न कि सब्जेक्ट की विशेषता से। क्लियर? ओके सर, क्लियर। खुशबू जी आपका डाउट क्लियर हुआ। एक तरफ आपके लिए हिस्ट्री के टीचर बैठे थे और एक तरफ आपका एलएसडब्ल्यू का टीचर बैठे थे। दोनों का पॉइंट मोटा मोटी यही है कि आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जाइए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें अच्छा मार्क्स कैसे आए ये भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड वी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे टू रीच एट अ मिनिमम ऑफ स्कोर ऑफ 190 और से 200। ठीक है, दया सर ने भी बहुत अच्छा बात बोला कि स्टूडेंट के हाथ में। यस सर। नेक्स्ट स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? थैंक यू दया सर, खुशबू जी को गाइड करने के लिए। जी नहीं, वो लास्ट में मैं यूं ही जुड़ गया था क्योंकि 8 बजे से मेरा भी सेशन है, तो मैंने कहा क्या चल रहा है देख लेते हैं, तो संयोग से वही क्वेश्चन आ गया। तो और ठीक है सर, स्टूडेंट को कोई भी डाउट? ओके, जितेंद्र जी आप इस मीटिंग को ओवर कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है कि जो बैच जब लॉन्च हो तो ऐसा टाइमिंग रखा जाए कि वर्किंग वाले भी उसको अटेंड कर पाए। ठीक है, मैं आपके पॉइंट को नोट कर लेता हूं, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि टाइमिंग के रिगार्डिंग ऐसा कुछ रखा जाए। ये पॉइंट आपका वर्किंग के नोट हो लिए गया। मैं और भी कोचिंग को चीजें हैं, जैसे ऑलरेडी जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, वो इजीली पोर्टल पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार क्लास हो गया तो उसके बाद नहीं है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको आपके लॉगिन आईडी पे अवेलेबल मिलेगी। लाइव क्लास में सर जैसे डाउट पूछने का भी ये थोड़ा हेल्प मिल जाता है ना, कुछ डाउट? नहीं तो
वंस यू गेट आईडी एंड पासवर्ड, तो उसके बाद जो है आप टीचर से डायरेक्ट आप मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, या वीकेंड पे टीचर जो है डाउट सेशन भी लेते हैं, तो वो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का रखेंगे डाउट सेशन, जिसमें कि आप अपने जेन्युइन इश्यूज को रेज कर सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफी फ्लेक्सिबल मॉडल है, ठीक है। फिर भी सर रिक्वेस्ट है, इसको देखिएगा। बिल्कुल, अगर हो आपके इस रिक्वेस्ट को मैं कोचिंग से डिस्कस करूंगा और जो भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया मैंने, बिल्कुल कोचिंग से डिस्कस होगा। और किसी के मन में कोई भी डाउट? यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं सर, दया सर का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जितेंद्र जी आप इस मीटिंग को ओवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दया जी। अब बाकी किसी का कोई भी डाउट हो तो आप है जो ग्रुप ओपन है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कल से आपका क्वेश्चन है जो डल जाएगा और आपको आंसर लिखना है। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir.